आपका स्वागत है फिर से। जैसा कि मैं आपको कुछ दिन पहले बताया था कि हम ग्रामीण मिशन पे जा रहे हैं और गांव की जो परेशानियां हैं, जो तकलीफ़ें हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे लोगों के माध्यम से, जनप्रतिनिधि के माध्यम से। तो उसी कड़ी में आज मैं अपने उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के अध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, शिव मोहन सिद्धका जी से मिलाता हूँ। मोहन जी, आपको नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में। और कुछ प्रश्नों के साथ ही हम आए हैं आपसे मिलने के लिए। शुरू करें फिर? हाँ, शुरू करें, कोई बात नहीं। वैसे विभाग अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। आजमगढ़ में एक अपनी साख बना के रखते हैं, पूरे प्रदेश में भ्रमण करते हैं और लोगों की जन समस्याओं को बराबर सुना करते हैं, उसका निस्तारण भी बराबर अपने स्तर से किया करते हैं। इस कोरोना महामारी में इन्होंने काफ़ी सहयोग किया लोगों का, प्रशासन के माध्यम से, अपने स्तर से। तो आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो चलिए, आपको भी धन्यवाद है। पहला प्रश्न है सर कि सरकार जो है ग्रामीण इलाकों में क्या किस तरह से मदद कर पा रही है, क्योंकि आप सरकार के एक अभिन्न अंग हैं। सरकार, केंद्र और राज्य जो है योजनाओं का जो लंबा लिस्ट बनाया है, उस पर आमला जामा भी पहराने का लगातार प्रयत्न कर रही है। परंतु खेद है कि जो मौलिक रूप से लोगों तक वो चीज़ पहुंचनी चाहिए, वो नहीं पहुंच पा रही है। उसका मुख्य कारण है कि निचले स्तर पे ग्राम पंचायत है, ग्राम प्रधान है, साथ में ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी हैं, और ये लोग संपूर्ण चीज़ों को निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। कहीं कहीं इसमें एक बड़ी कमी है, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार के छवि पर गहरा आघात पहुंचा है और जनप्रतिनिधियों को भी इसका आघात झेलना पड़ रहा है और आगे भी झेलना पड़ेगा। तो ऐसे में जैसे वो लाभ जो है, जो ग्रामीण स्तर पे आपने कहा कि सेक्रेटरी और जो ग्राम प्रधान लोग हैं, अगर वो कहीं नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या ऐसा कुछ बनाया गया है प्रावधान जिसपे जाकर के लोग अपनी शिकायत दर्ज कराएं? जैसे शिकायत जहाँ पे दर्ज हो रही है, वहाँ पे प्रशासन बेबाक होकर जो उस पर कार्य कर भी रहा है, लेकिन कहीं कहीं सत्ता में जो दल बदल करके लोग आए हुए हैं इस राज्य सरकार में, वो अपने अप्रोच के लोगों को दबाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये भी एक खेद है कि निष्पक्षता पूर्वक जो है जांच न होने से, विधि संगत कानूनी कार्रवाई न होने से, जिस प्रकार भ्रष्टाचारियों का इस वक्त मनोबल बढ़ा हुआ है, उससे आम जनमानस में काफी आघात पहुंच गया है। सर, कुल मिला के इनका कहने का मतलब ये योजनाएं तो सरकार की तरफ से जा रही हैं, लेकिन बीच में एक जो जनप्रतिनिधि हैं लोगों के, जो चुन करके आते हैं, उनके माध्यम से लोगों को सही सुचारू रूप से वो योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए मैं चाहूँगा सर कि प्रयास करें जिससे उन लोगों को योजनाएं का लाभ मिल पाए। आप लोग शिकायत करिए अपने। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से जनप्रतिनिधि महोदयों के साथ अवगत कराना चाहूँगा, जो अपने विधानसभा के विधायक होते हैं, जिला पंचायत के महाप्रधान होते हैं या जिला पंचायत सदस्य होते हैं, ब्लॉक के प्रमुख होते हैं या डेवलपमेंट कमेटी ब्लॉक के जो मेंबर सदस्य किसी जिसको कहा जाता है, ये लोग पूर्णतः अपने कार्यों से, दायित्वों से वंचित हैं, वो कर नहीं पा रहे हैं। हाँ, जानकारी नहीं है। ये अधिकारियों के सामने या भ्रष्टाचारियों के सामने कहीं कहीं अपने घुटने टेके हैं। हर काम सरकार नहीं करती, चाहे सरकार जिसकी भी आवे, भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा है। इसका मुख्य कारण है कि स्पष्ट नीति का, विचारधारा का जनप्रतिनिधि न जाना, आम जनता द्वारा सही प्रकार के नेताओं का चयन नहीं करना, और इससे और अपनी आवाज को समाज में लाना नहीं या उसको अधिकारियों को सुचारू रूप से बताना नहीं, डर और भय का सबसे मुख्य कारण है। आपसी सामंजस्य न बन पाने के कारण आज आम जनमानस जो है खुद अपने अधिकारों से वंचित है। ये है कि एकजुट होकर के वो आवाज उठाएं, अगर गलत कर रहे हैं तो यही एक विकल्प है, नहीं तो वो ठगे जाएंगे, लूटे जाएंगे, फिर यही कोई और ऑप्शन नहीं है। जब तक आप खुद अपनी चेतना, अपने को जागरूक नहीं करोगे, आप अपनी जानकारी नहीं रखोगे, तो ये समस्याएं तो आती रहेंगी। सर, दूसरा सवाल है कि ये काफ़ी लोगों में मैं देख रहा हूँ कि पूरे गाँव की स्थिति यही है, पूरे प्रदेश की। काफ़ी जो इस समय धान की फसल है, वो जो आवारा पशु हैं वो बिल्कुल उसको खा जाते हैं, तो इस पे उनकी क्या राय है? सरकार की तरफ से क्या योजना है जिससे? सरकार ने उसके लिए गौशालाओं का निर्माण कराया था। एक न्याय पंचायत गौशालाओं का रखा जाएगा। संपूर्ण प्रदेश के सभी न्याय पंचायतों में जितने गौशालाओं का पेमेंट भी हो चुका है और वो लोग पा भी गए हैं।
लेकिन अधिकतर 90% जगह एक तरह से समझा जाए कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। वो जो है आवारा पशुओं को जो रखने वाले बनाए गए हैं, क्या नाम बोला जाता है, गौशाला, वो बना ही नहीं है, और बना भी तो आधा अधूरा बना हुआ है। जो उनके मेजर ठेकेदार हैं जिनको व्यवस्था दी गई है, वो पूर्व तो सारे पैसों को गमन कर गया। हाँ, गमन कर गया है, निकल गया है। और चूंकि सरकार के पास इतनी योजनाएं आ गई कि यहाँ के जो जिला प्रशासन जो इस प्रदेश के हैं, कहीं के उसमें कहीं इसमें उलझे रहते हैं कि संपूर्ण रूप से उसमें पहुँचते पहुँचते सरकारों का परिवर्तन आ जाता है। इसलिए भ्रष्टाचारियों का ये मानना रहता है कि हम लोग इसी तरह करते करते रहेंगे। लेकिन जिस प्रकार से छोटे किसान और चाहे जो भी किसान हो, मजदूर वर्ग का, छोटे मोटे खेती करने वालों को जिस तरह आवारा पशुओं द्वारा, चुट्टा पशुओं द्वारा उनका हनन किया जा रहा है, उनसे काफी आघात पहुंचा लोगों को और काफी नुकसान का जो है सामना करना पड़ रहा है। ये जैसे आप तो खैर आजमगढ़ अपना जिला देख रहे हैं, तो ये कोई ऐसा कुछ नहीं है जैसे एक स्क्वाड बन जाए, जिससे कि जो पशु घूम रहे हैं उनको उठा करके वन विभाग वाले ले जाएं, वहाँ ऐसे जगह रखें। जैसे जो बना हुआ जो गौशाला बनी हुई है, वहाँ पे पशु तो नहीं रह पा रहे हैं, वो छूट जाते हैं या कोई देख सरकार समस्त योजनाओं को फॉलो कर रही है। लेकिन बीच में बता ना कि जैसे हम एक बात बता देते हैं कि हम बहुत छोटे थे और उस समय मेरी उम्र 10 साल आ रहे, मंडल कमीशन के विरोध में कमंडल यात्रा माननीय अडवाणी जी जो है, लाल कृष्ण अडवाणी जी निकाले थे और हमारे सर्विस क्षेत्र में जीएपुर बाजार में आए थे। तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कोई जनाधार नहीं था, लेकिन हम बच्चों को ये बताया गया कि लाल कृष्ण अडवाणी जी आ रहे हैं, राम लला जी आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जिससे नारों के साथ जो है रथ यात्रा निकली थी। तो वो कहे कि इस देश में जो पाइप है वो इतनी छेद हो चुकी है कि उस पाइप के बीच का जितना भी आता है धन, यहाँ हमारी सरकार आएगी तो हम पाइप को बदल देंगे। सरकारें आई लेकिन पाइप नहीं बदली गई। अब तो चूंकि लाल कृष्ण अडवाणी जी पाइप तो योजनाओं की पीछे है, लेकिन छेद है उसमें। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जिस वर्ग बिरादरी के लोगों जो सामंती और पूंजीपतियों के कैटेगरी में आ गए हैं, वो अपने समाज के ही दोहन करने में लगे हुए हैं और रह गई आम जनमानस के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। सारे लोग अपने कर्तव्य और निष्ठा से वंचित हैं। अब देश में जो है अंग्रेजों का हुक्म पुराना तो है नहीं, अब देश में जो अपने ही हुक्म करने वाले अपने ही घर से अपने ही भाई बंधु हैं। इसके नाते ये समस्या उत्पन्न हुई, हम लोग उनके प्रति जो आवाज नहीं उठा पाते हैं। अगर हम लोग आवाज उठाते जरूर व्यवस्था होती, कमेटी बनती। हमारा पशुओं का ऐसा नहीं कि प्रशासन नहीं देख रहा है, शासन नहीं देख रहा है, समस्त लोग देख रहे हैं। मैं इसी साथ इस बात को अपने रखना चाहता हूँ। बाकी आप लोग खुद जानते हैं, मीडिया के बंधु, बताना नहीं है, क्योंकि मेरे जरूरत से ज्यादा पहले से भी विरोधी हैं या दुश्मन लोग हैं भ्रष्टाचार के मुद्दों पर, और इस मुद्दे को उठने से और भ्रष्टाचार आज करने का काम करते हैं। उससे मुझे डर भय नहीं है, लेकिन जो सच है वो कहूँगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि का यही कार्य होता है। इसीलिए तो जाने जाते हैं कि आप देखो अपनी बात को रखते हैं। एक और सर, आज के कुछ दिनों में ही, हफ्ते 10 दिन के अंदर ही एक बहुत बड़ा जो है एक तरह से ग्रहण कहें या डर कहें, हमारे नौजवान युवकों में है, जो तैयारी कर रहे हैं कई वर्षों से लेकर के, उनको ये कहीं लग रहा है कि अब हमें सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी। एक डर सा है, क्योंकि जो निजीकरण हो रहा है इससे उनको डर लग रहा है कि हमारी अब नौकरी नहीं मिलेगी, या फिर जो है ये हमारे अच्छे से जो है हमको रखा नहीं जाएगा, ये एक डर है, या नौकरियां खत्म हो जाएंगी। काफ़ी सारे कोविड-19 के चलते तो काफ़ी लोग घर आ गए, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो देश की बेरोजगारी को दूर करने के लिए ये सरकार आई थी, और माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री 2014 में कहे थे कि जितने भी बैकलॉग की भर्तियाँ मैं उसको पूर्ण करूँगा, और 2014 से लेकर 2019 तक की सरकारें चली। जनता उनसे फिर प्रभावित हुई, कार्यों में संतुष्टि दिखी, उनके प्रति विश्वास उत्साह दिखा, जिसके नाते उनके घटक दल हमारी पार्टी के नेता माननीय रामविलास पासवान जी, भाई चिराग पासवान जी लगे रहे और अच्छा लगा। लेकिन 2019 की सरकार आने के बाद काफी परिवर्तन सा हो गया है। जो इनके राज्य सरकार हैं या जहाँ इनके गठबंधन की सरकारें हैं, और जहाँ पे इनकी बहुमत की पूर्व से सरकारें हैं, और खुद के सरकार द्वारा कहीं कहीं कुछ कमी, जैसे हमारे नेताजी का विभाग है खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय, मैं देखता हूं कि जिस प्रकार से माननीय रामविलास पासवान जी आम जनमानस से लगातार उनके प्रति सहानुभूति और उनके कार्यों के प्रति उनको जो भी सरकारी लाभ देना हो देने के लिए तत्पर रहते हैं,
बाकी इस देश का कोई मंत्री मुझको ऐसा नहीं दिखता कि आम जनप्रति के लिए काम करता है। हाँ, वो तो अगर रामविलास पासवान के पद चिन्हों पर सभी मंत्री लोग काम करने लगे तो उस देश में बेरोजगारी नाम की कोई चीजें नहीं रह जाएगी। और भ्रष्टाचार तो इसलिए बढ़ गया है, बेरोजगारी इसलिए बढ़ गई है कि हर आदमी तत्कालीन सोच रख रहा है, वो तत्काल हर चीज का निर्णय चाहता है, वो सारे संभव नहीं है। और देश के नौजवानों को इस देश में कभी बेरोजगार नहीं होना पड़ेगा। और कोई भी सरकारें 5 साल के लिए चुनी जाती हैं, कोई हमेशा के लिए नहीं चयन किया गया है कि सरकार हमको बेरोजगार कर देती है। संतुष्ट रखना चाहिए। अगर क्रांति लाना है, कुछ बदलना है, तो अपने मन को धीरज और संतोष धैर्य रखकर एक बार तो पंचवर्षीय सरकार को बदल दें अगर उनको लगता है कि हमारा नुकसान किया है तो। मैं निष्पक्षता पूर्वक बात कर रहा हूं, भले मैं गठबंधन की सरकार में पदाधिकारी हूं, मुझे डर भय नहीं है। हमारे नेता भी निडरता के साथ हमेशा जनता की आवाज हमारे भाई चिराग और रामविलास पासवान उठाते। उन्होंने कहा है कि सही को सही कहो, झूठ को झूठ कहो, यही राजनीति का 2 मूल मंत्र है। मैं उसी पाठ्यक्रम पर अपना कार्य करता हूँ। बेरोजगारों को मैं एक अपील करूंगा कि वो संतुष्ट रखें और आत्मविश्वास रखें। अगर ये सरकार उनको नौकरी नहीं देती है, बेरोजगार करके रखती है, तो आने वाले दिन में आप भी उसको बेरोजगार करके देश की सत्ता से बाहर कर दें। कि भाई चिराग पासवान जी भी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो भी एक युवा है और वो काफी रोजगार को महत्व देते हैं। लोगों के भी रोजगार मिले हमारे युवकों को, पलायन रोका जाए बिहार से। और उत्तर प्रदेश से भी काफी पलायन है। दिल्ली मुंबई में लगभग 70 से 80% घरों के लोग जो है दिल्ली मुंबई में रहते हैं, उनका रोजगार वहीं है। तो ऐसा पूर्वांचल में क्यों नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है? देखिए, उत्तर प्रदेश हो या चाहे बिहार हो, इस 2 राज्यों के जो बहुत बड़ा राज्य है इस देश का, एक तरफ से पूरे शरीर का आधा अंग माना जाएगा इसको। ये भारत भूमि के वो राज्य हैं जो सदैव देश में कुछ न कुछ परिवर्तन, इनकी जो जनसंख्या की आबादी है इसके अनुपात में लोग अंग्रेजों के कार्यकाल से पूर्व भी समांतर जो है वहाँ पे बसे हुए हैं, अपने कारोबार को फैलाते हैं, इसलिए आना जाना लगा रहेगा। लेकिन पलायन का मतलब ये नहीं कोई घर द्वार छोड़ के यहाँ से कोई जा रहा है। हमारे यहाँ रोजगार की तमाम व्यवस्था है, सरकार भी कर रही है। लेकिन जिसको जहाँ रोजगार करने की समुचित व्यवस्था सही लग रही है वहाँ अपना कारोबार कर रहा है। लेकिन हाल में जो कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान तमाम छोटे मोटे धंधे, दुकान, फुटपाथ, रेहड़ी खुमचा लगाने वाले कारोबार यहाँ वहाँ लोग फैलाए हुए थे, उनको काफी आहत होना पड़ा है। और राज्य सरकार ये पुनः प्रयास कर रही कि जो बेरोजगार हुए हैं प्रवासी लोग हैं उनकी समुचित व्यवस्था अपने ही राज्यों में कराई जाए। इसके लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है। लेकिन आम जनमानस को थोड़ा धैर्य और धीरज रखना होगा। निश्चित ही सरकार इसका परिणाम देगी, क्योंकि आर्थिक आजादी देश की सबसे बड़ी अहम भूमिका और उसको पूर्ण करेगी। चलिए, सर का कहना है कि भाई देश में रोजगार रहेगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि रात के बाद सुबह होती है, ऐसा ही कहना कुछ सकता है। तो और एक और प्रश्न है सर, क्योंकि आपके पार्टी के संरक्षण जो है माननीय रामविलास पासवान जी, खाद्य और रसद विभाग उनके पास है, तो काफी शिकायतें गांव से आती रहती हैं खाद्य वितरण को लेकर के। अभी देखिए, महिला बैठी थी, कह रही थी बाबूजी 5 किलो मिलता है अनाज, उसमें से जो है 1 किलो रख लेते हैं। ये लगभग 90% गाँवों की स्थिति है। कोटेदार इतने भाई एक मजबूत होते हैं, कुछ लोगों में तो जानते हैं, जिन लोगों को भाई जो लोग शिकायत नहीं करेंगे उनको जो है ऐसे ही करते रहते हैं, यानी कुल मिला के लूटा जाता है। तो ऐसे क्या कुछ उपाय है जिससे वो पूरा राशन पाए? उनको जो हमारे माननीय संरक्षक या हम लोगों के अगुआ भारत सरकार के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री खाद्य रसद उपभोक्ता विभाग के माननीय रामविलास पासवान जी हमेशा, जिससे महंगाई पे आप ले लीजिए, मजदूर बता रहा हूँ, महंगाई पे ले लीजिए, इससे प्याज का दाम बढ़ना, गरीबों के गन्ने का, किसानों के गन्नों का भुगतान न होना, तमाम मुद्दों को लगातार बोलते रहते हैं। और महंगाई को जिस प्रकार से, मैं पहले बताया हूँ एक लाइन में कि जिस प्रकार से माननीय रामविलास पासवान स्पष्ट, निष्ठावान और नीति के साथ काम कर रहे हैं, अगर देश में सभी मंत्री लोग करने लगे या सभी मंत्रालय करने लगे तो देश में कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन लोग करते हैं। और माननीय रामविलास पासवान ने प्रति किया कि महंगाई को हमेशा स्थापित रखा है। महंगाई हमेशा पिछली सरकारों से कम में है और आपकी जो महंगाई बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ पा रही है, उसको रोके हुए हैं। और आम जनता के लिए, प्रवासी मजदूरों, मनरेगा मजदूरों को, किसानों के लिए, गरीबों को, वंचितों के लिए अपने खाद्यान्न विभाग के खजाने को जैसे उन्होंने खोल दिया है और फ्री में जो राशन आदि जो बटा है
घोटाला जो हुआ है उसमें जो जहाँ भी शिकायतें मिली हैं उसके प्रति वहाँ के जिला प्रशासन ने कार्रवाई भी किया है, लेकिन उपरोक्त जिस प्रकार से रुकना चाहिए अभी तक रुक नहीं पा रहा है। इसका भी मुख्य कारण जो है सत्ता के गलियारे में बैठे राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन राज्य सरकारी में जैसे यहाँ के ही एक चेयरमैन है उत्तर प्रदेश खाद्य रसद विभाग के चेयरमैन समाजवादी पार्टी के हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। अब ये देख लिया जब वहाँ कुछ मामला होगा अधिकारी कहीं कहीं वंचित होगा, जब अध्यक्ष दूसरे पार्टी का होगा और सरकार दूसरे पार्टी की होगी, कहीं न कहीं उसमें तो गिरावट और तकनीकी आएगी। बहुत से कोटेदार हैं और निकालों की राजनीति करना चाहते हैं, सरकार की छवि करना खराब करना चाहते हैं, गल्ला कम देते हैं, ये रोज प्रतिदिन की शिकायत है। और रह गई बात, हमारे नेता ने कहा कि अब 3 बार प्रिंटिंग नहीं लगती है तो आधार कार्ड के अनुसार उनके नंबर पर भी गल्ला उनको उपलब्ध कराया जाए। अगर उनके पास राशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, उनको भी गल्ला उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन तमाम गल्लों को खा जा रहा है, या सप्लाई इंस्पेक्टर विभाग के मिलकर खा जाता हो, या जो है कोटेदारों की मिलकर खा जाते हैं। लेकिन आम जनता एक दिन सोचती गल्ले के लिए क्या 10 दिन हम जैसे किसी प्रकार का आंदोलन या शिकायत करेंगे तो हमारा रोजी रोजगार छूट जाएगा, इसलिए नहीं लड़ पाती है। जैसे ये हो जाए कि जैसे कि एक ऐसा कोई ऐसे टोल फ्री नंबर एक शिकायत करने के लिए है, टोल फ्री नंबर है शिकायत की। हाँ, तो वो टोल फ्री नंबर बता दें ताकि लोगों को पता चले। अगर नंबर आपके पास हम आपको बता देंगे। चलिए ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल के दे दूंगा वो नंबर। वो 18 से चालू है, जिसमें हमारे नेताजी ने स्पष्ट कहा है कि जितने उपभोक्ता की जो खाद्य रसद की दुकानें, वितरण प्रणाली की दुकानें हैं, वहाँ एक स्पष्ट रूप से बैनर लगाया गया, कितना गल्ला किसको मिलता है, किस कार्ड वालों को कितना, 1 यूनिट पे 5 किलो मिलना चाहिए, 2 किलो चावल, 3 उसके रेट लिस्ट होने चाहिए, और क्या क्या व्यवस्था संपूर्ण रूप से वहाँ पे दीवालों पे अपने पोस्टर बैनर लगे होना चाहिए। और एक वो पंपलेट की भी उन्होंने व्यवस्था आदेश किया था कि जो गांव में वितरण हो जाना चाहिए। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा इस बात पे सक्रियता नहीं है, इस प्रदेश के में सक्रियता नहीं है। जहाँ पे सक्रियता है वहाँ विवाद नहीं है, और जहाँ सक्रियता नहीं वहाँ पे घोटाले जैसी बात है। आम जनमानस को जागना होगा, और जागेगा तो हर लाभ को पाएगा। और हमारे विभाग के जो है कमी बहुत कम है, और ये कमियाँ जो राज्य सरकार की वजह से हो रही है, इसलिए राज्य सरकार को इस पर जागरूक होना पड़ेगा। और इस तरह की जो शिकायत आ रही है इससे सरकार की छवि खराब होती है, धूमिल होती है। लोगों में भय पैदा करने वाले कोटेदारों को हमेशा के लिए जो है निरस्त कर दिया जाना चाहिए, दोबारा उनको मौका नहीं मिलना चाहिए, ताकि जनता को न्याय और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि जो एक अपना ऐसा मत है कि जैसे चुनाव प्रधान के लिए होता है वैसे कोटे के लिए अगर चुनाव हो, निश्चित हो रहा है, जो हो रहा है, जो भी अब वोटिंग हो रही है कोटों के लिए, और वो आधार कार्ड के आधार पर उनकी वोटिंग कराई जाती है, जिससे वो ज्यादा वोट पाता है उसी को कोटा चयन किया जाता है। अब सब कुछ साफ है, और लेकिन जनता को जागना होगा। जिस तरह हमारे देश के बेरोजगार हैं वो अपने ग्रामीण क्षेत्रों में भी उसके लिए जागरूक बनाए लोग, और खुद जागो, ग्राहक जगाओ, और उपभोक्ता जागेगा तो समस्या अपने आप समाप्त होगी। मैं इसी के साथ अपने बारे में एक और क्वेश्चन है सर, बस अंतिम क्वेश्चन है ये, क्योंकि एक अध्यापक का प्रोफेशन दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशन और सबसे अच्छा प्रोफेशन माना जाता है, सबसे वरिष्ठ प्रोफेशन। तो जो प्राइवेट स्कूल या कॉलेज जो चलाते हैं वो लोग बहुत परेशान है इस कोविड-19 में, जो काफ़ी दिनों से विद्यालय बंद रहा है, काफ़ी लोग उस पर डिपेंड थे। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए कोई सरकार कुछ ऐसी योजना बना दी? अब जो प्रबंधक है या जो संस्थाएं प्राइवेट हैं, तमाम NGO लोग हैं, और स्कूलें बंद रही हैं, सरकार ने एक आदेश भी किया कि अपने यहाँ जो शिक्षक हैं उनको अपना वेतनमान दें, जिससे उनको किसी प्रकार का आदेश तो हुआ है। अब उस पर जो अग्रिम कार्रवाई या जैसे उसको आला जामा पहनाने के लिए सरकार को सोचना होगा, उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार को, कि जो प्राइवेट शिक्षक हैं उनमें जो वर्क कर रहे हैं, अगर वो सही मायने में कार्य कर रहे हैं तो उनके जो अधिकारों से वंचित हैं तो उनके जो नुकसानों की भरपाई तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं सरकार को सहयोग देना चाहिए। मैं इस बात को समर्थन करता हूं, और प्राइवेट संस्थाओं के जो है शिक्षकों के प्रति हमारी सहानुभूति है, और हमें चाहेंगे कि इनको मदद दी जाए ताकि इनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, जो बच्चे पाठ्यक्रम को सही पढ़े। लेकिन जो बड़े बड़े स्कूल हैं और तमाम जो है योजनाओं का उन्होंने लाभ भी लिया है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यम वर्गों के बच्चे, गरीब वंचित वर्गों को पढ़ाने वाले जो स्कूल हैं, वो जो है
कोई भी प्रकार का लाभ नहीं पा पाए। अपने शिक्षकों को लाभ तो दिया है, पर कहीं न कहीं वो किसी प्रकार से कर्ज में डूब गए हैं। और ऐसे उसूलों को उठना और उन प्रबंधकों को मदद करना एक सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। और आगे भी हम इसके लिए जो हमारे लायक होगा, मैं उसके लिए 4 कदम चलने का प्रयत्न करूंगा। अपने नेता रामविलास पासवान जी से कहूँगा, भाई चिराग पासवान जी से कहूँगा कि इस तरह के उसूलों को, प्रबंधकों को मदद दी जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अभियान तेजी से गरीब, वंचित, मध्यम वर्गों को कुछ हो सके। और दूसरी चीज, अभिभावक संघ का भी एक मुद्दा है जो फीसों का भी है, तो उसके लिए भी मैं उन प्रबंधकों से अपील करूंगा, जहां तक इनको मौका मिले, जहां तक इनको छोड़ देने की शक्ति हो, वहां तक उसमें छोड़ने का प्रयत्न करें, ताकि एक दूसरे के बीच की जो मानवता स्थित है, समानता बनी रहे। कोई ऊंचा नीचा भेदभाव शिक्षा में नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह हो रहा है तो कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सारे शिक्षकों के लिए या शिक्षकों की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि निवेदन है कि आप अपनी पार्टी की तरफ से इस मुद्दे को जरूर जो है सदन में पहुंचाएं कि ये चीज़ें थोड़ी सी रिलायबल। मैं निश्चित अपने भाई चिराग पासवान, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पार्टी के हैं, विचार करें। मैं उनसे इस बात की अपील करूंगा। और कोई शिक्षक संघ या कोई संगठन हमको पत्र देता है तो मैं उस पत्र को वहाँ रिप्लाई भी कराऊंगा और उस मांग पत्र को दोहराकर सदन और संसद में उठाने का प्रयास करूंगा कि जहाँ तक उनकी मदद हो सके सरकार से मदद कराने की मैं प्रयास करूंगा। और साथ साथ मैं उन प्रबंधकों से भी आग्रह करूंगा कि अभिभावक के बीच का जो समानता है वो बनी रहे। अगर जितना भी कुछ हो सके उन अभिभावकों के लिए करें जो आर्थिक स्थिति से बहुत कमजोर हैं, उनकी मदद आवश्यक। जैसे बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे हमारे प्रदेश अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी के पिछड़े वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन सिलकार जी, जिन्होंने सारे प्रश्नों के उत्तर बड़े बखूबी तरीके से दिया और विभाग तरीके से दिया, निष्पक्ष होकर के दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो है इंटरव्यू दिया इसलिए आपको